स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को। और इसमें डेटा की बात हुई थी, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्या बोलते हैं? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स डेटा। अच्छा, डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ, इंटर रिलेटेड डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो ऑफ हो। डेटा रिलेटेड इन सम एक्सपेक्ट। कलेक्शन ऑफ, बस यहाँ पे रिलेटेड डेटा लिख देते हैं, ज्यादा कुछ लिखने देते हैं। कंडीशन ये है कि वो किसी न किसी एस्पेक्ट में रिलेटेड होना चाहिए डेटा। अच्छा, एक चीज है डेटा एड्स इन इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है? जब भी आपको डेटाबेस क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आपको क्या करना है कि आपको पहले डेटा को भी डिफाइन कर देना है और फिर इंफॉर्मेशन को भी। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा। बस ये तीनों चीजें हो गया, डेटा, इंफॉर्मेशन, डेटाबेस। अब इसके बाद जो लास्ट चीज आता है वो होता है डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस को हम क्या लिख सकते हैं? इट स्टैंड्स फॉर डेटा, फुल फॉर्म पूछ रहे हैं हम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, ये मोस्ट इजी चीज है, हम चाहेंगे कि सब लोग इसका आंसर करते हैं। सब डेटाबेस मैनेजमेंट। थोड़ा सा हम लोग फास्ट फास्ट रहेंगे, कल हम लोग 2 सब्जेक्ट ट्राई किए थे खत्म करने का, लेकिन हो नहीं पाया। अच्छा, डीबीएमएस के बारे में और क्या लिख सकते हैं? इट इज अ सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसका यूज क्या होता है? इट इज अ सॉफ्टवेयर, ये तो पता है कि एक सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हम लिख सकते हैं यूज टू, यहाँ पे मैनेज डेटा, एक सेकेंड, मैनेज डेटा इन एफिशिएंट मैनर। एफिशिएंट मैनर का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? जो भी हमारा डेटा है ना, एक तो है कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम यूज करके डेटा को एफिशिएंट मैनर में मैनेज कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर, नहीं सॉफ्टवेयर, टू परफॉर्म। अच्छा, कौन कौन से टाइप के हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं? यहाँ पे ना एक चीज लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर टू रिकॉर्ड। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? सर्च। रिकॉर्ड अपलोड। मतलब वही है कि हम स्टोर कर सकते हैं, फिर रिकॉर्ड को आप डायरेक्ट स्टोर लिख दीजिए। और सर्च, उसके बाद आप एक चीज लिख सकते हैं, रिट्राइवल। रिट्राइवल का क्या मतलब होता है? एक्सेस करना ऑफ डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, डीबीएमएस के बारे में और डिटेल में आपको नोट्स में मिलेगा। बस इतना कहानी जो था ये मोस्ट बेसिक्स चीजें था। ठीक है, डीबीएमएस के बाद क्या होता है? फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस। अच्छा, उससे पहले कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस होता है। कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस क्या होता है? इसके लिए ना हम आपको एक चीज रिकमेंड करेंगे, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला सॉल्यूशन है, इसको आप एकदम बहुत डीबीएमएस से तो हम दोनों ओपन कर देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको ना ओपन करके, हमारे पास ये कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस में सबसे पहले कंपोनेंट क्या आता है? अगर हम नॉर्मल में बात करें तो हम कह सकते हैं डेटाबेस। डेटाबेस इटसेल्फ ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंपोनेंट है। मतलब अगर डेटाबेस नहीं होगा तो पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चलेगा कैसे? उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद क्या आता है? आता है हमारा क्वेरी प्रोसेसर। ये क्या करता है? क्वेरी प्रोसेस करता है, या फिर आप इसमें कह सकते हैं कि क्वेरी वाला पार्ट डेटाबेस, क्वेरी प्रोसेसर, और उसके बाद एप्लीकेशन। जो भी हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, एक डीबीएमएस में हम कंपोनेंट में स्टार्ट करें तो पहले डेटाबेस, जो भी हमारा एक्चुअल क्या कहते हैं फिजिकली डेटाबेस है, डेटा का कलेक्शन है वो, क्वेरी प्रोसेसर जो हमारा क्वेरी का रिजल्ट दिखाता है, और एक एप्लीकेशन जिसका यूज करके हम डायरेक्ट एंड यूजर को अपना डेटा दिखा पाएंगे। ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर
इन दोनों फाइल्स को हम ऊपर इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें आपका जो भी कलेक्शन है क्वेश्चन का वो मिल जाएगा। इसमें एग्जैक्ट आपको हम एक चीज बार बार इसको हम इसलिए एम्फेसाइज कर रहे हैं कि एक बार आप इस चीज को जरूर पढ़िए, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया हुआ है, सेम ही क्वेश्चन फिर नेक्स्ट उससे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, जहाँ पे व्हाट इज डीबीएमएस तो हर बार ही पूछा जाता है कि डीबीएमएस का आपको फुल फॉर्म लिखना है और उसका जो भी कि ये स्टोर मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे अच्छा एक चीज था, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग इंटीग्रिटी सिक्योरिटी कंकरेंसी कंट्रोल। इन तीनों का मतलब क्या है? इंटीग्रिटी मतलब है ना कि डेटा का कभी मतलब मिस्टेक नहीं होगा, डेटा कभी भी हमको इनकंसिस्टेंट वगैरह नहीं दिखेगा, सब हमेशा एक करेक्ट स्टेट में दिखेगा। सिक्योरिटी मतलब डेटा का कोई चोरी नहीं हो सकता। कंकरेंसी कंट्रोल मतलब एक साथ मल्टीपल यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। यहाँ पे एक चीज जो था इस वाले में इसमें कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट में सबसे पहले क्या था, डेटाबेस, जो भी हमारा रिलेटेड डेटा का कलेक्शन था किसी न किसी एस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते थे, एक सेकंड इसको जूम कर लें, उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, डेटाबेस है। फिर क्या है, डेटा डिक्शनरी। अच्छा डेटा डिक्शनरी क्या होता है, इसमें एक कंपोनेंट हम मिस कर रहे थे इसलिए उसको ऐड किया है। डेटा डेटा डिक्शनरी से आप लोग क्या समझते हैं? अच्छा डेटाबेस तो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, वो चीज हम फिर से रिपीट कर देता है। डेटा डिक्शनरी क्या है, डेटा अबाउट डेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मेटा डेटा भी बोलते हैं। मतलब जैसे कि हमारा डेटा क्या है, जैसे कि हमारा डेटा हो गया कि स्कूल ने इस डेटा क्या हो गया, जैसे कि राहुल, राम, 24, ये सब क्या है, डेटा है। लेकिन उसके बारे में जो डेटा है, जैसे कि मान लीजिए आप अगर यहाँ पे ना इमेजिन करें कुछ इस तरह से, अगर ये हमारा पूरा डेटा है तो इसके बारे में डेटा हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, तो पता चलेगा कॉलम्स के थ्रू। तो ये कॉलम को हम क्या कह सकते हैं, ये पूरे डेटाबेस का मतलब ये जो पूरा डेटा का कलेक्शन है नीचे वाला चीज, इसका हमको डिस्क्रिप्शन बताते हैं, फिर इसके बारे में हमको बताते हैं डेटा अबाउट डेटा। तो ये पूरा डेटा डिक्शनरी का ये सब पार्ट होगा, या फिर कौन सा टेबल किससे रिलेटेड है, ये सारा चीज डेटा डिक्शनरी का पार्ट होगा। क्लियर है डेटा डिक्शनरी और डेटाबेस? तो आप लोग चैट्स में क्लियर लिख सकते हैं, अदरवाइज रिपीट लिख सकते हैं। हम बहुत फास्ट फास्ट चल रहे हैं, इसलिए अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपके वो चीज समझ से बाहर हो रहा है, तो आप उसको ये पीडीएफ को एग्जैक्टली याद रखिएगा और आप इसको बाद में मतलब नोट डाउन कर ले सकते हैं। मतलब आप इसको पॉइंट करके बता दे सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। और नेक्स्ट कंपोनेंट है क्वेरी लैंग्वेज, और यहाँ पे साइड डेटाबेस मैनेजर। क्वेरी लैंग्वेज क्या है, हमको क्या होता है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज मिलता है। अब यहाँ पे आप क्वेरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं यूज टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस, यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं ना, डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको डेटाबेस से मतलब एक्चुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू कम्युनिकेट करने की जरूरत है, हमको एक लैंग्वेज मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं स्टैंडर्ड, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, और उनके लिए भी है जो कुछ नहीं पढ़े, उनको बस ये आइडिया लग जाए कि हाँ क्या क्या हमको पढ़ना है। और बाकी ये सब चीज को एक एक पॉइंट से पॉइंट आप कवर कर सकते हैं रिकॉर्डेड वालों से। एप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे एक जो मिस कर रहे थे वो डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजर कौन होता है? डेटाबेस मैनेजर ना हमारा एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि हमारा क्या करेगा, मतलब डेटाबेस को मैनेज करेगा, और इसका जो भी मतलब डेटा का प्रोटेक्शन या फिर जो इतना स्टोर वाला चीज है, ये सारा काम, या फिर जो क्वेरी रन करने वाला काम है, ये सब क्या करेगा, हमारा डेटाबेस मैनेज करे, ठीक है। तो यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ना हम बस लिख देते हैं द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। पहली बात क्या है, जो डेटाबेस मैनेजर क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है डीबीएमएस का। एक्चुअल डीबीएमएस हम लोग इसी को ज्यादातर कहते हैं, इस सबको हम डीबीएमएस का पार्ट बस एक कहते हैं कि यूनिट मान सकते हैं। और एक्चुअल हमारा जो डीबीएमएस में जितना भी हमारा काम होता है वो डेटाबेस मैनेजर ही करता है, ठीक है। अब इसमें ऑपरेशन क्या क्या होता है, जो हम क्या बता रहे थे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं स्पेस दे के रखता हूँ। जो हमारा ये सर्च, रिट्राइवल, डेटा स्टोर, ये सब वाला ऑपरेशन था, या फिर सिक्योरिटी इन्फोर्स करने वाला था, एक्सेस एग्जैक्ट हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट यूज करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बस एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा डेटाबेस से एक्चुअल में जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना था वो मैनेजर परफॉर्म कर देता है। ये 4 कंपोनेंट्स लिख दीजिए, उतना काफी है, इससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत अभी फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस के बाद क्या हम डिस्कस कर सकते हैं, फंक्शंस ऑफ डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस का फंक्शन क्या क्या होता है, मतलब डेटाबेस हमारे लिए करता क्या क्या है। तो टोटल हम यहाँ पे 5 फंक्शंस ऑलरेडी एक क्वेश्चन में आपको डिफाइन किया हुआ है, आप बस इसी 5 क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और उसी चीज को हम शॉर्ट नोट में मेंशन कर देते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है, डेटाबेस का स्टोरेज एंड डेटाबेस में डेटा का स्टोरेज एंड रिट्राइवल। इससे आप क्या समझते हैं डेटाबेस का स्टोरेज, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे फंक्शंस डीबीएमएस। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा डेटाबेस का डेटा, इसको ओनली टेक्स्ट करना है, डेटा का स्टोरेज एंड रिट्राइवल। इसका मतलब है ना, जो मतलब कि हमारा एक्चुअल डेटाबेस था उसमें जो डेटा कैसे स्टोर करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, कैसे उसको स्टोर किया जाएगा वो, और रिट्राइवल मतलब कि उसको वापस एक्सेस हम कैसे करेंगे, अगर हम कुछ डेटा स्टोर कर दे तो उसको वापस देखना हो तो कैसे देखेंगे। पहला फंक्शन हो गया स्टोरेज एंड रिट्राइवल। इसको आप और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेन यहाँ पे ये कि मतलब हम डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करें, एफिशिएंटली रिट्राइव करें। एफिशिएंटली रिट्राइव करने का मतलब है कि अगर हम बोल दें कि हमको 1000वें रो का कोई डेटा दिखाओ, तो ऐसा ना हो कि 1000वें के लिए वो 1000 मिनट ले ले, तो वो उसको अपने हिसाब से वो क्विक टाइम में हमको दिखाना चाहिए। क्लियर है, बढ़िया। उसके बाद क्या है, डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी सिंपल है कि हमको क्या क्या चाहिए कि जो भी हमारा डेटा है उसका हमको सिक्योरिटी चाहिए। डेटा का पहली बात है कि डेटा का स्टोर करना और उसको रिट्राइव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद डेटा की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उस पर कंस्ट्रेंट लगाना हो या फिर क्या कह सकते हैं मल्टीपल यूजर्स से उसको बचाना हो, मतलब मल्टीपल यूजर्स के लिए अलग अलग हम डेटा डिफाइन, मल्टीपल यूजर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कितना डेटा एक्सेस करेगा। मल्टीपल यूजर्स के लिए हम कुछ क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक एरिया सेट कर सकते हैं कि हाँ ये इतना डेटा एक्सेस कर सकता है, ये इतना पार्ट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है डेटा इंटीग्रिटी। अब इसमें एक चीज हम बताए थे डेटा इंटीग्रिटी वाले में कि डेटा इंटीग्रिटी का सिंपल मतलब है कि जो हमारा डेटा है डेटाबेस में स्टोर्ड, उसका इंटीग्रिटी बना रहा है, मतलब कह सकते हैं कि वो कभी भी इनएक्यूरेट ना हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक 2 वर्ड लिखा गया ना कि यहाँ पे बस इन्हीं 2 वर्ड को आपके लिए की के तौर पर रख देता है, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। एक्यूरेट का मतलब क्या है, जो हमेशा एक्यूरेट रहे, और दूसरा कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट वाला हम बताए थे कि 2 जगह पे ऐसा ना हो कि राम का एक जगह पे एज बता रहा है 32 और एक जगह पे बता रहा है 30, तो ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए, उस चीज को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट मतलब सेम रियल वर्ल्ड एंटिटी से क्या कहते हैं रिलेट करने वाला 2 डेटा अगर सेम ही मतलब डेटा होल्ड कर रहा है तो उसको हम कह देंगे कंसिस्टेंट स्टेट में है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी है, ये सब हम 1-2 प्रॉपर्टी और डिस्कस करेंगे, ये सब थ्योरी का पार्ट है, इसलिए हम इसको छोड़ के डायरेक्ट एसक्यूएल वगैरह पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है डेटा बैकअप एंड रिकवरी। इसमें हमको क्या करना होता है, डीबीएमएस हमेशा हमको ये फीचर प्रोवाइड करता है, या फिर डीबीएमएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका फंक्शन है कि वो हमको अगर डेटा मान लीजिए करप्ट भी हो गया, फाइल डिलीट हो गया, फिर किसी भी ऐसे कंडीशन में उसका हमको बैकअप या रिकवरी मिलना चाहिए। ठीक है, डेटा शेयरिंग एंड कंकरेंसी। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल यूजर्स के बीच में आप एक्सेस शेयर कर सकते हैं। और कंकरेंसी मतलब क्या है, कंकरेंसी वर्ड से आपको सबसे पहले दिमाग में आईआरसीटीसी आना चाहिए। आईआरसीटीसी में क्या होता है, एनीवन बता सकते तो बताइए। कंकरेंसी से आप क्या समझते हैं, आवाज नहीं आ रहा और ऑडियो कंफर्म कीजिएगा कि आवाज सच में नहीं आ रहा। हेलो, क्लियर है सर। क्लियर है, बढ़िया। तो कंकरेंसी से क्या समझते हैं, कंकरेंसी का मतलब है ना कि मल्टीपल यूजर सेम ही डेटा को एक साथ ही उस पे ऑपरेशन चेक कर पाए। मान लीजिए एक ही टेबल है स्टूडेंट नाम का, उससे एक बार स्टूडेंट भी अपना मतलब कोई सिंपल सी बात है, जो एक से ज्यादा यूजर्स एक ही टेबल पे कुछ क्वेरी चला सके, मतलब उसमें क्या कर सके, वो उसमें से डेटा देख पाए। ठीक है, और हो सकता है कि कभी 2 यूजर एक साथ अपडेट भी करना चाहें, तो उस केस में
डीबीएमएस ऐसा ना हो कि इनकंसिस्टेंट बना दे डेटाबेस को, तो इसके लिए कुछ कंकरेंसी हम लोग चेक्स वगैरह करते हैं, लॉकिंग वगैरह ये सब कंडीशंस यूज करते हैं, ठीक है। टोटल 5 फंक्शन है, आप इसको मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरह से डेटाबेस से रिलेटेड आपका इतना क्वेश्चन बन सकता है, जो कि एक क्वेश्चन इतना पार्ट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा थ्योरेटिकल है, आप इसको आराम से जो नोट्स है उससे कवर कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा चीज है, और हम ना पैरेलली सिलेबस भी ओपन करके रखते हैं, ताकि सिलेबस से भी अगर आप लोगों को कुछ लगे जो मिस हो रहा है तो आप लोग मार्क। रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस, उससे पहले हमको लग रहा है शायद बीच में कुछ ईआर डायग्राम या सेकंड यूनिट में ना कुछ चीज मिस हो रहा है। वो सब हो जाएगा सर। यहाँ लिस्ट करना जरूरी है, हम सेव वगैरह एक बार लिस्ट कर दें। देखिए हम ये जो नोट्स बना रहे हैं ना, ये 2 पेज का हम इसलिए बनाते हैं, अकाउंटिंग में भी जो 2 पेज का बना है इसलिए बना है ताकि आपको एग्जाम के टाइम में आप एक बार ऊपर से नीचे देखें और आपको ये याद आ जाए कि आप क्या क्या पढ़ें और क्या क्या आपका बचा हुआ, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव से इसको बनाया जा रहा है। ये आ गया, ठीक है। इसमें डेटाबेस यूजर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और अच्छा हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स मिस हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स तो थियोरेटिकल है, हम आपके इसके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। बस कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो है कि गुण क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हाथी का गुण क्या होता है कि 4 पैर होना चाहिए, एक सूंड होना चाहिए, वैसा ही कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब एक एक करके आप देख सकते हैं। ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा वो चीज, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डेड जो मिलेगा वहां पे मिल जाएगा। एंड डीबीएमएस वाला जो फोल्डर है उसमें यूनिट 1 करके एक पीडीएफ फाइल होगा, उसमें मिल जाएगा, ज्यादा इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, इसमें और कुछ बचा हुआ यूजर्स वाला चीज, पीपल बिहाइंड इमेज। एडवांटेज डिसएडवांटेज थ्योरेटिकल पार्ट है कि एडवांटेज मिल जाता है कि हमको डेटा कंसिस्टेंट मिलता है या फिर इंटीग्रिटी बना रहता है, बैकअप मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है। डिसएडवांटेज हो सकता है कि कॉस्ट लगता है और ये सब चीज। अच्छा डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट आर्किटेक्चर इंटरनल मॉडल स्कीमा, हाँ ये वाला जितना चीज है ना ये सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अच्छा डेटाबेस को अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, 3 लेवल होता है। फर्स्ट लेवल को क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर लेयर होता है उसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल लेयर। तो इसका नाम बहुत सारा है, एक्सटर्नल लेयर। और उसके बाद एक और नाम इसको कह सकते हैं, क्या बोलते हैं हम, व्यू लेयर या फिर व्यू लेवल बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं कंसेप्चुअल लेयर। अच्छा कंसेप्चुअल लेयर को एक और कुछ नाम से बोलते हैं, कंसेप्चुअल लेयर का एक और नाम क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे तीनों को, लेकिन अभी आपका अच्छा यहाँ पे एक वर्ड आपको लिखना है, 3 टियर। डीबीएमएस का पूछा जाएगा तो डीबीएमएस को हम क्या करते हैं, 3 टियर आर्किटेक्चर यानी 3 लेवल्स में बांटते हैं आर्किटेक्चर, ठीक है। कंसेप्चुअल लेयर के बाद एक और था कौन सा, देखिए ये वाला ना एग्जैक्ट हम आपको बता दें 2022 में जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ही यही है, ठीक है। एक्सटर्नल लेयर, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल। तो इसका नाम है लॉजिकल, मतलब कंसेप्ट, मतलब आप कंसेप्ट कंसेप्चुअल जो भी इंफॉर्मेशन होता है, या फिर ऐसे कहें तो लॉजिकल, ठीक है। ये वाला चीज जिसमें टेबल्स, उसका कंस्ट्रेंट और उससे रिलेटेड रिलेशंस वगैरह, वो सब जो जो लॉजिकली चीजें हैं वो सब इस वाले में आ जाएगी, ठीक है। इंटरनल वाले में हार्डवेयर क्या क्या एक्चुअल फिजिकली डिवाइस वगैरह यूज हो रहा है वो सब चीज, ठीक है। तो इसको हम दोनों को नाम लिख देते हैं, लॉजिकल लेयर। इसमें क्या था, फिजिकल 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 लेयर, ठीक है, बढ़िया। ये 3 लेयर हो गया। अच्छा इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसको ना एक तरह से एक और नाम कभी कोई दे दिया जाता है एप्लीकेशन लेयर, या फिर इसको कहते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, यूजर होता है, ठीक है। इस पे क्या होता है, फिजिकल लेयर पे व्यू लेवल पे कौन सा होता है हमारा डेटाबेस का जो यूजर होता है ना वो सब। अच्छा कंसेप्चुअल लेयर पे कौन लोग होते हैं, टेबल का डिजाइनर, बढ़िया डिजाइनर। और यहाँ पे इंटरनल लेवल को कौन देखते हैं, हार्डवेयर वाले एडमिनिस्ट्रेटर।
एडमिनिस्ट्रेटर। इसी चीज से एक और हम बताते थे, एक और चीज हम मिस कर गए हैं, वो है पूछ लिया जा सकता है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ यूजर्स इन डीबीएमएस, और वो सब करते क्या। तो आप यहाँ पे यही बता सकते हैं कि किंग लेयर आर्किटेक्चर होता है जिसमें हमारा, अब इस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज मत कीजिएगा आर्किटेक्चर वाला का, मतलब ये आर्किटेक्चर के अंदर हम बस ये एग्जामिन कर रहे हैं कि किसको कौन यूज कर रहा है। अब यूजर जब आप एक्सप्लेन करें तो यूजर का स्पेसिफिक काम ही एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। सबसे पहले कौन है एक्सटर्नल यूजर, या फिर ऐसे कह सकते हैं ना यूजर्स। इसको आप नेम यूजर्स या फिर अलग अलग आपको बहुत सारा डेफिनेशन मिलता है, लेकिन जो मोस्ट आपके लिए हेल्पफुल और जो इजीली याद रखने के लिए हो सकता है वही है यूजर, डिजाइनर और मिनिस्ट्रेटर। अच्छा ये लोग करते क्या क्या, यूजर क्या करते हैं, एंड यूजर हु गेट्स, जो डिजाइनर होता है सर उसी को एंड यूजर कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी मतलब एंड जो यूजर। डीबीएमएस है ना उसका मेन फायदा, मतलब जिसके पर्पस के लिए इसी के लिए बनाया जाता है। डिजाइनर कौन लोग होते हैं, यहाँ पे इन लोगों का काम होता है ना डिजाइन डेटाबेस टेबल्स रिलेशंस कंस्ट्रेंट्स, ये सारा चीज यहाँ पे देखते हैं। अच्छा ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, मैनेज यूजर्स, जो भी हमारा यूजर है उसको मैनेज करेंगे, और क्या करते हैं मैनेज यूजर। उसके बाद क्या करते हैं हम उसका ये जो फिजिकल लेयर है यहाँ पे ना मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। मतलब जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है या फिर जो भी अदर रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड हो सकते हैं वो सारा चीज मैनेज करते हैं। इस तरह यूजर वाला भी चीज हो गया, तीनों लेयर भी हो गया। अच्छा इसके बाद ना कुछ कुछ चीज और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा वो देखना पड़ेगा, डेटाबेस स्कीमा पहले देख ले। एडमिनिस्ट्रेटर बस एक थ्योरेटिकल चीज है कि एडमिनिस्ट्रेटर पर्सन है, उसका जितना व्याख्या गुणगान कर सकते वो सब चीज कर दी, तो उसी चीज का एडमिनिस्ट्रेटर। ओवरऑल पूरे पर काम करता है हाँ अकेले मतलब जो से। पूरे डेटाबेस का मालिक कहें तो एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड से पता चल रहा है कि मालिक। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, स्केलेटन ऑफ डेटाबेस। यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कंसेप्चुअल ऑफ डेटाबेस। मतलब क्या होता है ना कि जो डेटाबेस का हमारा कंसेप्चुअली जैसा, मतलब कि टेबल्स, यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं इट कंटेन्स, वही सारा चीजें जो कंसेप्चुअल में कंटेन करता है ना। जैसे कि अगर हम आपको डेफिनेशन देखा, ये भी क्वेश्चन आपके उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल लेयर वाले में आते हैं, मैक्सिमम चीज इसमें हम लोग ट्राई किए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जाए जो आपके बाहर का हो जाए। स्कीमा इंस्टेंस ये सब का डेफिनेशन लिखा हुआ है। स्कीमा मतलब वही है कि लॉजिकल स्ट्रक्चर, और जो इंस्टेंस होता है किसी भी एक ऑपरेशनल टाइम पे, किसी एक ऑपरेशनल टाइम पे, किसी एक इंस्टेंट पे डेटाबेस का स्नैपशॉट। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं स्कीमा। हाँ बढ़िया। दो टाइप का होता है सर। ये स्कीमा इंस्टेंस है, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। फिजिकल स्कीमा हम इसको अपने मैनुअल लैंग्वेज में लिख देते हैं, ठीक है। हम उससे इसलिए रिलेट करवा रहे थे क्योंकि 2 लाइन आप यहाँ पढ़े और 4 लाइन उसके बारे में, और मतलब उसको जो कहानी कैसे बनाना है वो आप समझ जाए। देखिए एक बात हम आपको क्लियर बता दें, आपके दिमाग में इतना ही वर्ड रखना है, बाकी चीज आप इसको याद रखिएगा ना। और अगर आप एक बार भी पढ़े होंगे तो ये सारा इसको आपको जैसे ही देखिएगा तो बाकी चीज आपके दिमाग में लिंक बन जाएगा, ठीक है। कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस, इट कंटेन्स, यहाँ पे ना बस हम तीनों चीज कम, टेबल, कंस्ट्रेंट और जो उसमें रिलेशंस है वो सब चीज। यहाँ पे बट लिखना है, इट डजंट कंटेन एनी एक्चुअल डेटा। इसमें कोई एक्चुअल डेटा होता है क्या स्कीमा में, एक्चुअल डेटा, ठीक है।
मतलब इसमें ना कोई एक्चुअल डेटा नहीं होता, ये सिर्फ एक स्केलेटन होता है। एक डेटाबेस का कहें तो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई भी डेटा नहीं होता। अच्छा, इसी के जस्ट बाद क्या आता है, एक डेटा बेस इंस्टेंस। इंस्टेंस को डिस्कस करें उससे पहले ना एक जो इसका दो टाइप था, एक था कौन सा था, फिजिकल और लॉजिकल। स्कीमा, और एक था लॉजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा के बारे में बात करें ना तो फिजिकल में आप कह सकते हैं हार्डवेयर, मतलब जो हार्डवेयर यूज हो रहा है कौन सा, हार्डवेयर यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर यूज, मान लीजिए एरे, लिंक लिस्ट, ये सब जो मतलब हम लोग प्रोग्रामेटिक लेवल पे एक टेबल को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया गया, उनके बीच में फॉरेन की को करने के लिए क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज किया गया, वो सब चीजें फिजिकल वाले में आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। लॉजिकल स्कीमा में क्या आता है, लॉजिकल स्कीमा में ना बस वही है, टेबल, रिलेशन, कंस्ट्रेंट, ये तीन वर्ड आप याद रखिए आपके। लॉजिकली जहां पे भी बात आएगा तो टेबल्स, क्या क्या टेबल होगा। अच्छा, टेबल्स के ना साथ साथ आप लिख सकते हैं टेबल्स एंड फील्ड्स। फील्ड्स मतलब क्या समझते हैं आप लोग, फील्ड्स मतलब वही है कॉलम, एट्रीब्यूट बोलिए, प्रॉपर्टीज बोलिए, तो वो सब चीज फील्ड्स में आ जाएगा। ठीक है। कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या है, कुछ कंडीशंस, चेक्स, रिलेशंस मतलब वो जो टेबल है उसके बीच में क्या रिलेशंस है। यहाँ पे रिलेशंस ना यूज करके ना आप रिलेशनशिप्स यूज कीजिए। रिलेशनशिप्स और शिप में रिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए हम सबको शिप कर देते हैं। और कहीं हम लिखते हैं क्या रिलेशन, देखिए रिलेशनशिप्स को रिलेशन हम इस मतलब रिलेशन को रिलेशनशिप अभी हम इसलिए बनाए क्योंकि रिलेशन को ना एग्जैक्ट टेबल को भी रिलेशन ही कहा जाता है। कभी कभी आप सुने होंगे ये स्टूडेंट रिलेशन है, ये टीचर रिलेशन है, टीचर टेबल को रिलेशन बोलते हैं। रिलेशनशिप मतलब वही कनेक्शन वाली बात की वो फॉरेन की और जो प्राइमरी के थ्रू हम लिंक वगैरह करते हैं वो सारा चीज। डेटाबेस इंस्टेंस, इंस्टेंस क्या होता है, स्नैपशॉट। मतलब देखिए अगर हम ना एक स्केलेटन डिजाइन किए, हम ये डिसाइड कर दें कि हमारा टेबल ऐसा होगा, टेबल का नाम ये होगा, कॉलम का नाम ये होगा, इसमें ये डेटा आ सकता है, ये डेटा नहीं आ सकता है, कंस्ट्रेंट चेक बना दिए, टेबल के बीच में लिंकेजेस भी कर दिए। अब एक प्रॉब्लम आता है कि ये जो हम डेटाबेस बनाए इसमें कोई डेटा नहीं है। डेटाबेस स्कीमा में कोई डेटा होता है, विदाउट डेटा होता है, हम लिख दिए बट इट डजंट कंटेन एक्चुअल डेटा। तो अगर आप वो जो स्केलेटन आप डिजाइनर एज ए डिजाइनर जो पूरा डिजाइन किए आप उसको ऑपरेशनल कर दें, यानी कि मान लीजिए किसी एक वेबसाइट से लिंक कर दिए, तो वेबसाइट पे जैसे ही लिंक कीजिएगा तो यूजर कुछ इनपुट करेगा, फॉर्म में डेटा भरेगा, तो वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वो जैसे ही स्टोर होगा या फिर उसमें कुछ ऑपरेशन, अपडेशन, डिलीशन, ये सारा चीज हो सकता है। ठीक है, तो स्नैपशॉट ऑफ ए डेटाबेस विद एट अ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंस टाइम पे अगर आप डेटाबेस में देखिए कि अगर उसमें डेटा है और कैसा उसका भी स्टेट है, यहाँ पे ना एक कह सकते हैं इट इज वो वाला तरह है। ठीक है, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि डेटाबेस का एक स्टेट यानी एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे डेटाबेस कैसा दिख रहा था, किस टेबल में कितना डेटा था, ये सारा चीज हम इसको कह सकते हैं इंस्टेंस की बात। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं डेटाबेस स्कीमा को क्लास, ब्लूप्रिंट, और इसको क्या बोलिएगा ऑब्जेक्ट, मतलब उस ब्लूप्रिंट में जो डेटा वगैरह भरना था वो चीजें भरते हैं। क्लियर है डेटाबेस इंस्टेंस और स्कीमा, आगे बढ़े। यस सर। इसके बाद एक बहुत मतलब नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बोला जाता है डेटा इंडिपेंडेंस। ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा इंडिपेंडेंस, वी कैन मेक चेंजेस इन वन लेयर। यहाँ पे ना डेटा इंडिपेंडेंस यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इसको वी कैन मेक चेंजेस लिखते हैं, वी आर एबल, मतलब कि हम ना एबल हैं, वी आर एबल टू चेंज मेक चेंजेस इज वन लेयर विदाउट, क्या लिखते हैं, अफेक्टिंग। अफेक्टिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अफेक्टिंग, तो वही है ना कि आप जो ये तीन लेवल्स में बांट दिए थे, हम बताएंगे थ्री लेवल आर्किटेक्चर में क्या करेंगे, एक्सटर्नल लेयर, ये लेयर, ये लेयर, या फिर ये जो तीनों लेवल बन गया
इसमें से किसी एक में चेंज करें, मान लीजिए हम ये इंटरनल में चेंज करते हैं और इन दोनों में कोई में चेंज ना आए, तो इसको हम कह सकते हैं डेटा इंडिपेंडेंस, कि हमारा क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस है। अगर इसमें हम कुछ चेंज करें और ऊपर कुछ चेंज ना हो, नीचे कोई चेंज ना हो, कहीं पे कुछ चेंज ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, फिर भी डेटा इंडिपेंडेंस। अभी जो दो जगह पे आपको चीज दिख रहा है ना, यही हम कहते हैं दो टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। कौन कौन टाइप है डेटा इंडिपेंडेंस का? कॉन्सेप्चुअल। पहला आप, हाँ मतलब कंसेप्चुअल से ही दिखता है, कंसेप्चुअल बोले या फिर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोले, बात वही है, ठीक है। बहुत सारा चीज आपको लग रहा होगा कि ऊपर वाला चीज ही हम थोड़ा दो वर्ड वर्ड के नीचे लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप नोट्स में पढ़िएगा तो थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा। कंसेप्चुअल डेटा इंडिपेंडेंस, इसमें क्या होता है, जो चेंज होगा यही होगा, किसी और में चेंज नहीं होगा। चेंजेस पार्टिकुलर मोमेंट। मेड इन, यहाँ पे ना बस लिख सकते हैं चेंजेस मेड इन कंसेप्चुअल लेयर। यहाँ पे कंसेप्चुअल लेयर में अगर आप चेंज करें तो इसके ऊपर क्या, एक्सटर्नल लेयर वॉन्ट, मतलब नहीं इफेक्ट करेगा इसको, जो इसके ऊपर है। ऊपर कौन है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल। लेयर, या फिर इसको कहते हैं व्यू लेयर। जी तो पूछ रहे हैं क्या? नहीं। बढ़िया। फिजिकल, देखिए अच्छा बात यह है कि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट कुछ क्लासेस से आप में से जो भी पूरा पढ़ के हैं वो बाकी लोग को भी थोड़ा बहुत समझाएं, ठीक है। हम तो क्लास 1 घंटे चलाते हैं, हम चाहते हैं 1 घंटे से ज़्यादा भी आप लोग रिवाइज करें। तो ये चीज़ हम एक्सपेरिमेंट मोड में करेंगे, 1-2 दिन ट्राई करके देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। हाँ, ये फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना बस थोड़ा सा कहानी बदलेगा। अगर जो ये आप फिजिकल है, चेंजेस मेड इन कंसेप्चुअल लेयर वॉन्ट इफेक्ट, यहाँ पे किस टाइप से हम किस नाम से लिख रहे हैं, कोई भी एक ही नाम यूज कीजिए, क्योंकि ऐसा लगेगा ना, अगर एक ही नाम यूज कर रहे हैं तो ये जो एग्जामिनर उसको लगेगा कि हाँ आप एक ही नाम जानते हैं। अदरवाइज 3-4 नाम लिखिएगा तो उसको लगेगा कि चोर होगा, मतलब कि कहीं कहीं से इसको पता भी नहीं कि कभी ये कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। तो कंसिस्टेंसी रखिए, मतलब एक ही नाम से बार बार पुकारिए तो अच्छा है। इस बात को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप फिजिकल लेयर में कोई भी चेंज करें और तो कंसेप्चुअल और ऊपर एक्सटर्नल में कोई इफेक्ट ना आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है। बाकी जो आपको मिलेगा उसमें तो कथा रामायण मिल ही जाएगा कि आप मतलब उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, इंसर्शन डिलीशन, या फिर आप इसका क्या कहते हैं, हार्डवेयर एसएसडी से, सॉरी इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, पहले था हार्ड डिस्क, हम लगा दिए एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, पहले था एक टेबल में 6 कॉलम और अब हम एक और कॉलम लगा दिए 7 कॉलम। या फिर क्या हो सकता है, कोई टेबल ही हम डिलीट मार दिए। तो कुछ इस तरह से डिलीट किया जाए। हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर जब भी किसी लेवल पे हम चेंज करें तो उसके अपर लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अच्छा एक चीज है, कंसेप्चुअल लेवल में आप कभी भी चेंज कीजिएगा ना तो ये गारंटी है कि नीचे कभी चेंज नहीं आएगा। ये मतलब क्या कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर डेटाबेस का परचेस से पढ़े होंगे तो आप हमारी ये बात समझ गए होंगे। अदरवाइज आप याद रखिए अपर लेवल इफेक्ट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है डेटा इंडिपेंडेंस के बाद, अब हमको लग रहा है सिलेबस को हम एक बार देख लेते हैं, इस वजह से हमारा अच्छा टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, ये चीज भी हम इसको रहने देंगे, आपके भरोसे छोड़ देंगे। क्या क्या होता है, अच्छा नॉर्मल भाषा में लिखे तो सबसे पहले क्या होता है, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद एक होता है नेटवर्क, उसके बाद क्या है, हायरार्कियल, रिलेशनल। रिलेशनल तो आरडीबीएमएस लिख ही दिए, तो इसको एक बार फुल फॉर्म ही कर देते हैं, ठीक है, आप लोग के लिए नाम पेज में इस तरह। हायरार्कियल, उसके बाद एक आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट सिर्फ डेटा ही नहीं होता, उसमें कुछ मेथड्स भी होता है। तो पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ हम ओओडीएस इसको बोलते हैं, ओओडीबीएमएस, ठीक है, कंट्रोल डी। और भी कुछ है, नहीं, और सर होगा 3 एक, लिखेंगे तो नहीं हो जाएगा, 3 ही मतलब सारी जगह में। देखिए एक चीज हम बताते हैं, नेटवर्क वाले में आप क्या एक्सप्लेन, कौन सा डेटा दीजिएगा कि ये ना, लिंक इसका वाला। स्ट्रक्चर क्या दीजिएगा कि ग्राफ, हायरार्कियल का क्या दीजिएगा स्ट्रक्चर, ट्री, ट्री, और उसमें टेबल, इसमें रो कॉलम, रो कॉलम, टेबल सीधे दे सर। कॉलम्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या करते हैं,
जनरली ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसका एग्जैक्ट डेटा जो होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उसमें जो भी ऑब्जेक्ट का जिस टाइम उस एग्जैक्ट इंस्टेंस में, यानी एक एग्जैक्ट टाइम पे जो भी ऑब्जेक्ट का स्टेट था, डायरेक्टली उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सेव कर देते हैं, तो उसी चीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय। ये वाला ज्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे और भी एक दो टाइप होगा तो आपको उसमें दिख जाएगा। अभी तक हम कुछ बहुत सारा चीज यूनिट 1 में डिस्कस कर लिए, तो ये पूरा थियोरेटिकल है, इससे आप एक से दो क्वेश्चन से ज्यादा इमेजिन नहीं कर सकते। अब आपको लगा होगा कि हमारे टाइम तो वेस्ट हो गया, एक दो क्वेश्चन के लिए इतना ज्यादा पढ़ना पड़ गया, तो एक दो नहीं, आप इससे हम आपको गारंटी कितना कह सकते हैं, 3 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। एक इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब जो है ना टाइप्स हम बताएं, टाइप्स ये सब कनेक्ट करके पूछेगा कि व्हाट इज डेटाबेस, उसका टाइप्स बता दो, या फिर व्हाट इज डेटाबेस, उसका कंपोनेंट्स बता दो, व्हाट इज डेटाबेस, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, ऐसे ऐसे थ्री करके टीयर लिंक पूछेगा करके सर। पूछा जाएगा। थ्री टाइप्स ऑफ टीयर यूजर भी व्हाट इज डीबीएमएस के साथ पूछा जा सकता है। जी कुछ पूछ रहा है। थ्री टीयर थ्री हाँ 3 इम्पोर्टेंट। टियर ये सब लिंक कर, हाँ 3 टियर अलग से पूछा जाएगा, ये आपको अलग से पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे आप 2022 वाले में क्वेश्चन में देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ही क्वेश्चन पूछ दिया गया कि तीनों लेयर बताओ, तो हम यहाँ पे क्या इसको एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, इंटरनल ऐसे करके बांट दें। बढ़िया है, आइडिया रखिए थोड़ा बहुत, बाकी और बाकी आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पीडीएफ से देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। बढ़िया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, इस पे टाइम वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। क्या होता है नेक्स्ट, ईआर डायग्राम। ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आपको ना बताइए कि ईआर डायग्राम क्या होता है, ईआर डायग्राम क्या होता है। और उससे पहले हमको लगता है ईआर मॉडल शायद पूछा जा सकता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी टाइप सेट। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ईआर डायग्राम से पहले एक ईआर मॉडल होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो मॉडल बस ऐसे समझिए ना कि जो, अगर आप मॉडल को ऐसा समझिए कि उसी काम को करने का बस एक मॉडल, ठीक है, और उसी चीज का अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें, उसी चीज को अगर हम दिखा दें पेपर पे, तो उसको मॉडल बोल दें, मतलब क्या कहते हैं, ये डायग्राम बोल देंगे। मॉडल मतलब ना कंसेप्चुअली वो चीज है, और डायग्राम क्या होता है, हम उसको ग्राफ पे एग्जैक्ट और शेप्स और इसके थ्रू ड्रॉ करके दिखा देते हैं। वैसे ही ईआर मॉडल में क्या होता है, ईआर मॉडल में ना आप ऐसे कह सकते हैं, एंटिटीज कलेक्शन ऑफ एंटिटीज एंड अमॉन्ग देम। ये लाइन कितने लोग को समझ में आया, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज मतलब जो रियल वर्ल्ड में एंटिटी क्या क्या दिखता है, स्टूडेंट टीचर, उसके बीच मतलब स्टूडेंट टीचर कोर्स, और क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट बिल्डिंग एम्प्लॉय, और क्या हो सकता है एंटिटी, कुछ भी सोच लीजिए ना जो रियल वर्ल्ड का थिंग है उसको, जिसका आप टेबल बना सकते हैं एंटिटी। रिलेशनशिप क्या हो सकता है, उन दोनों के बीच में एग्जैक्ट क्या रिलेशनशिप है, स्टूडेंट कोर्स के बीच में क्या होगा, व्हाट रिलेशन शुड बी। स्टडी का रिलेशनशिप होगा। बढ़िया, हमको लग रहा है सब लोग बात सुन रहे हैं ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनते हैं तो एक दिन में आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितना क्या कहाँ पढ़ना है, ठीक है, बाकी कुछ और बचता नहीं है। हाँ ईआर मॉडल हो गया, इसी के जस्ट बाद एक आता है रिलेशनल मॉडल। इसमें ना आपको एग्जैक्ट बस मॉडल की बात हो रही है, उसको एग्जैक्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। ईआर मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन है ईआर डायग्राम, रिलेशनल मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन है आरडीबीएमएस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वही बताइए कि वी अरेंज डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रोज एंड कॉलम। बात समझ में आई, ये ना डेटा का अरेंजमेंट। अच्छा हम लोग डेटा स्ट्रक्चर जो पढ़े थे वैसा ही कुछ समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर आप कैसा रखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर में, डेटाबेस में डेटा का स्ट्रक्चर कैसा रखने वाले हैं। एक तो ऑप्शन है कि आप एंटिटी रिलेशनशिप के थ्रू डेटा को डिफाइन कर दें, या फिर आप क्या कर दें टेबल्स के थ्रू रिलेशनल मॉडल में डिफाइन कर दें, और भी शायद नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, ये सब मॉडल आपको दिख सकता है, नोटेशन ऑफ ईआर डायग्राम, वो सब चीज़ अब नहीं दिख रहा, ठीक है, बढ़िया। अब इसके बाद आता है कीज, ईआर मॉडल और कंसेप्ट्स। एग्जैक्टली अब हम ईआर डायग्राम पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ एक बात और है, ध्यान रखिएगा, ये जो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज है एंड देयर एट्रीब्यूट्स, उसके एट्रीब्यूट्स भी और उसके बीच में
रिलेशन एट्रीब्यूट्स के बीच में नहीं होगा, रिलेशंस एंटिटीज के रिलेशनशिप होगा, ठीक है। रिलेशनशिप अमोंग देम, ये ना हम थोड़ा सा लाइन अलग कर देते हैं, आप लोग वरना कंफ्यूज ना हो जाए। रिलेशनशिप अमोंग एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप्स, कलेक्शन ऑफ एंटिटी और उसका एट्रीब्यूट, और क्या होता है रिलेशनशिप अमोंग एंटिटीज, मतलब दो एंटिटी में क्या रिलेशनशिप है। जैसे स्टूडेंट में कोर्स हो गया, यहाँ पे आप देखिए तो स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है, और सॉरी एंटिटी क्या हो सकता है, स्टूडेंट, उसका एट्रीब्यूट हो सकता है रोल नंबर, एज, क्लास, ये सब एट्रीब्यूट हो सकता है। आई होप बात समझ गए होंगे। पीआर डायग्राम में जो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, पिक्टोरियल में सी मिसिंग है, रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट टी छोड़ दिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। यहाँ पे ना डेटाबेस स्कीमा बोलिएगा, मतलब कि डेटाबेस का जो लॉजिकल स्कीमा है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसमें शेप्स क्या क्या यूज होता है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला रेक्टेंगल, बनाते टाइम काम आएगा। रेक्टेंगल क्या है, एंटिटीज के लिए। अच्छा, इसमें टाइप एक और बताता है, अगर आप उसके बाद शेप क्या आता है, यहाँ पे आपको ना एक ब्रैकेट में लिखना है, डबल रेक्टेंगल किसके लिए यूज करते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी का। जो भी वीक एंटिटी होगा उसके लिए हम डबल रेक्टेंगल से दिखा देंगे। ऐसा मतलब जो एग्जैक्ट ना अपने आप में उसका कोई प्राइमरी की वगैरह नहीं है, वो यूनिकली कोई एंटिटी बन नहीं सकता, लेकिन वो किसी और क्या कहते हैं, किसी और के एट्रीब्यूट पर डिपेंड होकर प्राइमरी की से आइडेंटिफाई होता है, उसको हम वीक एंटिटी बोल देते हैं। वीक एंटिटी उसको मतलब जिसका कोई अपना प्राइमरी की ना हो। बढ़िया। रेक्टेंगल के बाद कौन से है, एलिप्स, इलिप्स, एलिप्स क्या होता है इसका स्पेलिंग, ECLIPS, ELLI, यही है शायद, अब जो भी नहीं हो। सर, ELLI होगा सर, डबल एल होगा, अच्छा, सी नहीं होगा। करेक्शन नहीं बता रहे क्या, सी नहीं होगा, अभी नहीं सही है। जी, एलिप्स, हाँ एलिप्स मतलब देखिए हमको जहां तक याद है कि ना, उसको बस सिंपल बात है, आप नॉर्मल एट्रीब्यूट को भाषा में याद रिप्रेजेंट रखिए, करता है अंडा सर। याद रख, अंडा जैसा होता है ना ओवल शेप, वैसे याद रखिए, ठीक है। ओवल भी को बोल सकते हैं। हाँ, कुछ चीज नाम हम भी बोलते हैं, अगर आप भी बोलते हैं तो कोई बात नहीं। एलिप्स क्या होता है, ये ना सबसे मस्त सा चीज बताता है, डिस्क्रिप्शन बताता एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। है, एट्रीब्यूट। अच्छा, इसमें कुछ टाइप है, अगर डैश है तो क्या बनाएगा, डैश किस चीज को की डिफाइन करता एट्रीब्यूट, है, क्या किस टाइप का की एट्रीब्यूट को, एट्रीब्यूट, डैश किस की एट्रीब्यूट को नहीं। जैसे हम बताए थे कि आपका जो एज होता है वो डेट ऑफ बर्थ से डिराइव होता है, तो उसको डैश करके दिखाएंगे। अब जो आप की एट्रीब्यूट बोल रहे थे उसको हम बोलते हैं क्या, अंडरलाइन। तो क्या कहते हैं, अब बिलो, उसके बिलो लाइन लगाते तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट। बढ़िया। डैश के बाद एक और आता है डबल एलिप्स। डबल एलिप्स आप लोग शायद आपको याद होगा, डबल एलिप्स क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट, ना डबल एलिप्स को थोड़ा सा नाम अलग है। डबल एलिप्स को हम क्या करते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। देखिए कंपोजिट एट्रीब्यूट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट है, लेकिन उसको डीबीएमएस हम लोग एक साथ नहीं लिखते। हाँ, कंपोजिट एट्रीब्यूट को आप, हाँ उसको ही बताते हैं, पहले डबल एलिप्स को देख लेते हैं। डबल एलिप्स में एक बात बताए थे, मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड से आप लोग क्या समझते हैं, दो एट्रीब्यूट एक ही नाम से हो इसीलिए। ना जैसे देखिए वैसा एट्रीब्यूट जिसका दो एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल है, वैसा एट्रीब्यूट जिसका एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा, आप रोल नंबर अगर कॉलम बनाए तो रोल नंबर कितना हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट के लिए रोल नंबर एक ही होगा, ऐसा होगा कि रोल नंबर 3 भी होगा उसका, रोल नंबर 6 भी होगा, नहीं, तो ये एक मल्टी रोल वैल्यूड नंबर एक हो एट्रीब्यूट सकता नहीं है। है। अगर उसका एक फोन नंबर की बात करें तो फोन नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। फोन नंबर वो कहेगा कि ये हमारा जियो वाला नंबर लिख लो और ये हमारा एयरटेल वाला नंबर लिख लो, तो दो नंबर हो सकता है। मेल यस, आईडी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एक होगा बोलेगा हमारा बिजनेस ईमेल है और एक हमारा पर्सनल ईमेल है, एक हमारा कॉलेज ईमेल है, मतलब दुनिया भर का टेंशन हो सकता है, ठीक है। आई होप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आप लोग समझ गए होंगे।
नेक्स्ट, एक जो ना यहाँ पे आप जो कह रहे थे कि कंपोजिट, उसको ना अगर मान लीजिए एक ही एट्रीब्यूट से 3-4 और कनेक्ट कर दें, एक ही एट्रीब्यूट से, तो उसको क्या बोलेंगे? जो ये एक एट्रीब्यूट है, जैसे हम यहाँ पे बताते फर्स्ट नेम, ठीक है, ये क्या है? मिडिल नेम, और ये है लास्ट नेम, और इस पूरे को कलेक्शन मिला के क्या बन जाएगा? नेम। बात समझ में आया? यस सर। डिलीट करें तो इस चीज को क्या बोलेंगे? कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट ना फर्स्ट नेम होगा, ना मिडिल नेम, ना लास्ट नेम। कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा नेम, क्योंकि ये 3 एट्रीब्यूट्स के कलेक्शन से मिलकर बना हुआ है, इन सब एट्रीब्यूट्स के कलेक्शन से मिलकर। आई होप ये बात क्लियर होगा। यस सर। थोड़ा सा उसके बारे में भी लिख देते हैं। देखिए उसके बारे में ना एग्जैक्ट आप फिगर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि 3 कंपोजिट कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट इज नोन एज। सब एट्रीब्यूट वाला, जैसे ही आप एट्रीब्यूट पे एरो लगा के एट्रीब्यूट बताने लगे, एट्रीब्यूट तो कुछ कलेक्ट करके एट्रीब्यूट बना ले तो उसको सब एट्रीब्यूट बोलेंगे। और कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब इसमें इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज़ हम बताते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर हम जल्दी से अगर आपके लिए ड्रॉ कर पाते हैं ना, तो हम ड्रॉ भी कर देते हैं, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट को कैसे बताते हैं यहाँ पे ना, थोड़ा सा अगर आप लोग पेशेंस रखें तो हम इस चीज़ को बना सकते हैं जल्दी से। अगर मान लीजिए ऐसा हमारा ये है, तो प्राइम एट्रीब्यूट कैसे बनाएंगे? ओवल से। एक मिनट, यहाँ पे एरो लगा देते हैं और रोल नंबर लिख देते हैं, ठीक है, बढ़िया। ये वाला क्या हो गया? प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर हम इसको बताएं प्राइम एट्रीब्यूट, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट कैसे बनता है? अच्छा, डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम लोग डेटाबेस में स्टोर करते हैं क्या? डिराइव्ड एट्रीब्यूट को डेटाबेस में स्टोर करते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं करते हैं? फिर उसका वैल्यू कैसे पता चलेगा? सर एक ही से पता चल जाएगा, ड्राइव रहेगा तो। अगर मान लीजिए एज हमको कैलकुलेट करना हो, तो उसका डीओबी डेटाबेस में डीओबी एट्रीब्यूट स्टोर करके रखेंगे और उससे कैलकुलेट कर लेंगे। एलिप्स मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो मल्टी वैल्यूड के लिए हम क्या बताए थे? डबल एक्लिप्स बताए थे। जी। एक एग्जांपल क्या दे सकते हैं इसके लिए? ये ना थोड़ा सा हमको लगता है छोटा हो गया, ये हमको लगता है लिखने में हम टाइम वेस्ट कर लिए थोड़ा सा, 2-3 छोड़ मिनट। दीजिए सर, हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें ना यस। ये फोन नंबर आ गया, ठीक है। हम इसका एक एग्जांपल जल्दी से लिख देते हैं, आपके दिमाग में ना डायरेक्ट कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट को क्या बोल सकते हैं? एज, मतलब कि डीओबी से डिराइव्ड होगा। प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? रोल नंबर। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? नेम। बढ़िया, आप इस चीज से समझ जाइएगा, ठीक है। कंपोजिट वाला चीज को भी रहने देते हैं, कुछ ज्यादा उनको लग रहा है कि आप लोग थोड़े समझदार हैं। हाँ, ईआर डायग्राम वाला बात इतने हिसाब से हमको लगता है खत्म है। अच्छा, ईआर डायग्राम में कुछ और चीज आता है, कुछ और चीज आता है, हम मिस कर गए। डायमंड है सर। हम कार्डिनलिटी पर डायरेक्ट जाते हैं, डायमंड मिस हो गया। डायमंड क्या होता है? इसमें डायमंड में ना टाइप वगैरह नहीं होता, ठीक है। रिलेशन बताता है सर। हाँ, डेफिसिट्स, डेफिसिट्स वर्ड आप लोग यूज कीजिए। डेफिसिट्स मतलब होता है रिप्रेजेंट, ठीक है। मतलब ऐसा लग, पता नहीं हम यूज करने का डिफरेंस क्या है, लेकिन डेफिसिट्स बहुत जगह हम देखे थे लिखते हैं। डेफिसिट्स द रिलेशनशिप्स बिटवीन, किसके बिटवीन? वेरी गुड। इसके बाद एक और चीज आता है रिलेशनशिप में, क्या आता है? लाइंस। लाइंस पे हम क्या करते हैं? यूज लिंक करते हैं एट्रीब्यूट को एंटिटी टाइप्स यूज टू लिंक शेप्स, बस ज्यादा कुछ नहीं। जो अलग अलग शेप्स है ना वो सबको लिंक करते हैं। कार्डिनलिटी ये कैसे होता है? पहले तो टाइप बताइए क्या है कार्डिनलिटी या डिफरेंट पॉसिबल।
अच्छा हाँ, जल्दी अगर आप लोग को बताएं, 1 to 1 सुने थे? यस सर, यस सर, यस सर। 1 to 1 to many, और क्या? many to one, many to many, many to many, many to one, many to लास्ट में होगा सर, उसको ऊपर कर एक दीजिए। मिनट, अच्छा हाँ वो भी कर लेते हैं, many to many many to one। 1 हो गया पॉसिबल, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए अगर हमारा एक स्टूडेंट है ये वाला, और ये है, हमको लग रहा है ना ये वाला हो गया क्या, कोर्स। इसके बीच में अगर रिलेशन हम बना रहे हैं, ठीक है, और ये कुछ, अरे भाई इतना बकवास ड्राइंग। अच्छा, इसमें अगर इससे रिलेशन हमको 1 to many दिखाना है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 1 लिख देंगे, जो यहाँ होगा ना यहाँ पे 1 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, n मतलब इधर मेनी, 1 to many वाला ये रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है बात? यस सर। मेनी टू 1 दिखाना हो तो इधर साइड में n और इधर साइड में 1। अच्छा, ये कीबोर्ड हमारा स्लो दिखता है क्या? मतलब हम जिस टाइम पे एग्जैक्ट रियल टाइम दिखता है कि थोड़ा रियल टाइम है सर। डिले दिखता है? मतलब डिले दिखता होगा तो हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट हम कहना जो चाह रहे हो समझ में ना भी आ रहा हो। रियल टाइम है सर। बढ़िया, रियल टाइम तो अच्छा है। और इसके बाद कार्डिनलिटी वगैरह, इसके बाद ये डायग्राम को आप डायरेक्ट बनाना सीख सकते हैं। ये डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, बाकी चीज बहुत सारा चीज हम ऑलरेडी ये डायग्राम आता है कि नहीं सर? आता है, बिल्कुल आता है। मतलब एक EI डायग्राम बनाने के लिए कॉलेज या आ रेलवे ये सकता सब है, आ में। सकता है, आ सकता है। तैयारी देखिए, अभी जो हम पॉइंट लिख रहे हैं जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, बाकी लोग का तो नहीं पता, आप जितना बता रहे हैं निश्चिंत रहिए कि 5 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। हमको पता है, एग्जाम हम भी देके आए हैं, तो एक्सपीरियंस है कि आपका हो जाएगा। एंटिटी सेट्स, एट्रीब्यूट, कीज, और यहाँ पे टेबल, सब्सट्रैक्शन, हाँ ये सब चीज, एब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन, और ये सब चीज भी बताना है क्या? ये सब थ्योरेटिकल है। सर इसको कल के लिए छोड़ दीजिए, जैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी है, डेटा डिक्शनरी है, ये सब ये एक चीज सब है एक पार्ट। एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल वगैरह है, ये सब ना हमको लगता है पार्ट 2 में कवर करना चाहिए डीबीएमएस। कल संडे को भी जी क्लास ऑन रखते हैं, ये सब कवर कर यस सर। लेंगे कल वाले में। डेटा और रिडंडेंसी ये सब कल, मतलब कल फिनिश कर दीजिएगा, ठीक है? देखिए, हम ना दो सर दो एक बार लाइन फिर आपको से बताया बता था ताकि दीजिए। उस पर आप सोचिएगा। जैसे जनरलाइजेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन क्या मतलब जनरल कर दिया। पर्सन था, स्टूडेंट था, सॉरी टीचर था, स्टूडेंट था, दोनों को जनरलाइज करके क्या बना दिए, पर्सन। टीचर स्टूडेंट को जनरलाइज करके पर्सन बना दिए। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या है, एक एम्प्लॉय है और उसको नीचे हम 2 पार्ट में तोड़ दिए। जैसे क्या हो गया, एम्प्लॉय को मैनेजर बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, वाइस मैनेजर। मैनेजर, या फिर हम क्या क्या होता है कलर कि, कर दिए। हाँ कुछ एक्स्ट्रा है। एग्रीगेशन मतलब होता है, क्या होता है ना कि एग्रीगेशन है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये सब कुछ हम चीज, जैसे एक एंटिटी है, ठीक है, डीबीएमएस में आपको पता होगा हम लोग टर्नली रिलेशन नहीं बनाना चाहते हैं। ऐसा रिलेशन है, अगर इसको ना किसी एंटिटी से लिंक करना है तो हम डायरेक्ट इससे लिंक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके इंस्टेड हम एक चीज करेंगे, इस पूरे को एक एंटिटी मान लेंगे, मतलब एक एंटिटी बॉक्स में लगा के फिर इसको, मतलब यहाँ के बीच में ना यहाँ पे कुछ और एक रिलेशन बना के कुछ ऐसा लिंक करेंगे। तो ये जो पार्ट कर रहे थे, 2 एंटिटी को जोड़ के उसका रिलेशन जो उसके साथ में बन रहा था, उस पूरे को एक बॉक्स में बंद कर रहे थे, इस चीज को क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन। बढ़िया बात है। इसी तरह से हम सेकेंड यूनिट को लगभग खत्म कर चुके हैं। कार्डिनलिटी मतलब एक तरह से वही है कि आपका मतलब कि 1 to many वाला चीज था, वो सब चीज, और ये सब एक्सरसाइजेज, ये सब एक्सरसाइज में करना है, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट ऑलमोस्ट खत्म है। डेटा मॉडल्स, इसी के बेसिस पे हम सर एक लोग बार चलेंगे फिर से बता कल के दीजिएगा। क्लास में। ये सब की वगैरह, एट्रीब्यूट, ये सब देखेंगे। फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी, एनएफ नॉर्मल फॉर्म अलग अलग जो था, बीसीएनएफ के बाद टोटल 4th एनएफ, 5th एनएफ, अच्छा डी के एनएफ क्या है पता नहीं, 5th एनएफ तक हमको पता है, हम इसको डी के एनएफ को देख के हम बता देंगे, ठीक है। 5th एनएफ तक उससे देखिए पूछा तो आपको 3rd एनएफ से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, या फिर मैक्सिमम बीसीएनएफ पूछा जाएगा, 4th 5th नहीं पूछा जाएगा। बढ़िया। उसके बाद ये एसक्यूएल पूरा चैप्टर है, ये पूरा ट्रांजैक्शन बैकअप ये सब से रिलेटेड है, इसको हम देख लेंगे। एसिड प्रॉपर्टी याद रखिएगा, बाकी खत्म नहीं, कुछ नहीं उससे यूनिट में। थैंक यू सो मच फॉर द डे। और जिनको भी इस वाले में ज्वाइन करना है एज अ पेड प्रमोशन, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कुछ क्लास जो इसमें और रिकॉर्डेड क्लास है, जो प्रीवियस उन क्लास है, उस सबको अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो ये सब कुछ अभी भी कोई इसका प्राइस इंक्रीज नहीं किया गया है, जस्ट @149 आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जो एक्स्ट्रा इसमें देखिए एक और चीज, इसमें 25 आवर्स प्लस लाइव क्लास इंक्लूड कर दिया गया है।
अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट बाकी है, उसके लिए लाइव क्लास एक्स्ट्रा। सर आज वाला अपलोड कब होगा? क्या चीज? रिकॉर्डिंग ना अभी जो पीडीएफ रिटर्न कर रहे हो। अभी कर देते हैं, हटाइए ना, ठीक। इसको पहले रिकॉर्डिंग आप कल वाला करके